कुछ काम न करने से तो काम करना बेहतर है। जो ज्यादा सोचता है वह ज्यादा फंसता है। इसलिए कम सोचो और हर वक्त अपने काम में व्यस्त रहो, तभी आप वर्तमान में जी पाओगे और सफलता आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। जिंदगी आसान है, सिर्फ अपना नजरिया आसान बनाओ। इसके पीछे का रहस्य हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे, तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी बहुत पहले की बात है। एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहां उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वह आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दिया। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए। उन्हें सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की जरूरत होगी। उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो बहुत परेशान होता, उसको दर्द होता और वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मजे से हो, लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते। नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर रखने लगे। सीख, हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या दूसरी कहानी पंचतंत्र की कहानी, जादुई पतीला। सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहां से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहां से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। किशन के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही किशन हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गईं। ये सब देखकर किशन खुश हो गया और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया। वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया।
एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किशन को अमीर होते देख जमींदार मोहन को किशन पर शक हुआ। वो सीधे किशन के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने ये पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में किशन बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, ये पतीला जब मेरे खेत से मिला तो ये मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन की ही तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहां से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू किया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा हूं, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। कहानी से सीख, जादुई पतीले की कहानी से दो सीख मिलती है। पहली कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। दूसरी यह कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए। अति इस्तेमाल हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, खूनी झील। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरण उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरण को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नू हिरण को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में चुन्नू हिरण का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। चुन्नू हिरण को जब भी प्यास लगती थी तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू ने चुन्नू हिरण से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। चुन्नू हिरण ने उसको सारी बात बताई। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खूनी झील है जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच्छ ही सभी जानवरों को खाता है जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता है। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को ले जाकर उस झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं ये तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब यह खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूं। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, एक गांव में बबलू नाम का लड़का था। वह अपनी माँ, पिताजी और एक छोटी बहन के साथ रहता था।
बबलू के पिताजी एक स्कूल में टीचर थे, पर उनकी आमदनी ज्यादा ना होने के कारण वह स्कूल से घर आने के बाद शाम को बच्चों को ट्यूशन भी दिया करते थे। एक दिन बल्लू के पिताजी की तबीयत खराब हुई और उनका देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक बबलू पर आ गई। उसकी 10वीं की पढ़ाई अभी खत्म ही हुई थी। बबलू मन ही मन घबरा रहा था। फिर उसने सोचा कि अगर मैं ही घबरा जाऊंगा तो मेरी माँ और मेरी बहन का क्या होगा। पिताजी के देहांत के 1 सप्ताह बाद ही बबलू अपनी माँ को बोला कि वह कल शहर जाएगा। बबलू की बात सुन माँ परेशान हो गई और बोली, अभी तेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए, अब तू भी शहर जाने की बात कर रहा है। मैं क्या बोलूं? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बबलू माँ को समझाता है कि माँ, यहाँ गांव में रहकर हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? मैं यहाँ क्या करूंगा? अगर मुझे आप शहर जाने की इजाजत दोगी तो मैं वहां कोई नौकरी कर लूंगा। मैं नौकरी मिलते ही आपको और छोटी को भी अपने पास शहर ले जाऊंगा। माँ चुप होकर बबलू की बातें सुनने लगी। उसके बाद बोली, बेटा तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पर मैं गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ इस घर में तुम्हारे पिताजी की यादें हैं, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये बोलकर माँ रोने लगी। बबलू भी माँ के साथ भावुक हो गया। फिर उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और माँ को समझाने लगा, माँ आप उदास मत हो, मैं आपकी मर्जी के बिना कहीं भी नहीं ले जाऊंगा। आप मुझे जाने की इजाजत खुशी खुशी देना, क्योंकि छोटी को खूब पढ़ाना भी है। पिताजी का सपना मैं नहीं पूरा कर पाया, पर छोटी को डॉक्टर बनाना है। पिताजी का सपना पूरा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। अगली सुबह माँ खुद बबलू को जगाते हुए बोली, उठ बेटा उठ जा, क्या तुम्हें शहर नहीं जाना? जल्दी से उठा जा, सारी बसें चली जाएगी। ये सुनते ही बबलू झट से अपनी बिस्तर से उठ खड़ा हो जाता है और तैयार होकर माँ और अपनी छोटी बहन को प्यार कर घर से बस के लिए रवाना हो जाता है। शहर आते ही वह नौकरी तलाश करने लगता है। वह मन ही मन सोचता है, जो भी नौकरी मिल जाए मैं कर लूंगा। उसे उसी शाम एक होटल में वेटर की नौकरी मिल जाती है। बबलू बहुत खुश होता है। उसका रहना खाना सब कुछ उसी होटल में था, मगर उसकी पगार कम थी। फिर भी बबलू खुश हो जाता है और वह उसी वक्त से होटल में काम करने लगता है। वह स्वभाव का दयालु और दिल का साफ था। होटल का मैनेजर और होटल के स्टाफ भी बबलू के इस स्वभाव से काफी खुश रहते थे। उसके इस स्वभाव के कारण होटल में आए ग्राहक बबल के इस व्यवहार से खुश होकर टिप भी अच्छी दिया करते थे। बबलू अपनी नौकरी से बहुत खुश था। उसे रोज का करीब 2.5 से भी ज्यादा टिप मिल जाया करता था। वह अपनी जरूरत भर पैसे रख सारे पैसे गांव अपनी माँ के पास भेज दिया करता था। उसकी माँ और बहन भी बबलू के भेजे पैसे से गांव में खुश थे और उसकी बहन अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रही थी। एक दिन की बात है, होटल के मैनेजर ने सारे स्टाफ को एक जगह बुलाकर बोल दिया कि कल से ये होटल बंद हो रहा है, अब नहीं खुलेगा। आज रात तुम लोग यहाँ रुक सकते हो, पर सुबह होते ही सभी लोग होटल खाली कर चले जाना। बबलू के साथ सभी स्टाफ ने पूछा कि होटल बंद क्यों कर रहे हैं? हमारा क्या होगा? हम कहां जाएंगे? मैनेजर नजरें झुकाकर बोला कि मालिक इस जगह पर अब पिज्जा हट खोल रहे हैं और उन्हें पढ़े लिखे और जो कंप्यूटर जानते हैं ऐसे स्टाफ चाहिए। सब लोग चुप हो गए और अपने अपने कमरे में चले गए। रात भर कोई भी स्टाफ नहीं सोया। सुबह होते ही सब होटल छोड़कर जब जा रहे थे तो मैनेजर ने सबको रोकने के लिए बोला। उसके बाद मैनेजर ने बोला, उदास मत हो, मेरी भी नौकरी चली गई है। मुझे तो इस उम्र में कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगा। मैंने सारी उम्र इस होटल में गुजार दी, मेरा तो कोई अपना भी नहीं जिसके पास मैं जाऊं। यही सब सोचकर कल रात मैं होटल के मालिक के पास गया तो मुझे कुछ पैसे दिए हैं। इस पैसे पर अकेला मेरा हक नहीं हो सकता, इसलिए इसे हम आपस में बांट लेते हैं। यह सुनकर सभी के चेहरे पर थोड़ी खुशी आई, पर सब उदास मन से वहां से चले गए। मगर बबलू होटल के बाहर ही खड़ा था।